हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग जो मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था और इस टाइम करवा रही हूँ, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को भी देखें। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जिन चीज़ों को आपको नहीं पता, बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है, फिर भी मैं कलेक्ट कर रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे ही वो नोट्स पूरी हो जाएंगी तो मैं आपको 1-2 दिन में वो आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही शॉर्ट नोट होगी कि जिससे आपको फ़ौरन समझ में आ जाए। जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बता दूँगी और आप 3-4 बार उसको देख लीजिएगा और आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में करते रहिए और इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले ये मॉडल मैं प्रैक्टिस सेट जो आपको करा रही हूँ वो हमारे 3-4 दिन में कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट तो हमारे हो ही जाएँ। फिर उसके बाद PYQs भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और मैं समझती हूँ कि इससे बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाती है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे, आपकी क्वेश्चन आंसर पकड़ने की क्षमता उतनी तेज़ होती जाएगी। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। जो उसमें है आपका कि पहला है अनुदेश, बी है सूचना, सी है प्रभाव और डी है एकीकरण। मैं क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को थोड़ा कम पढ़ूंगी, तो इससे आप जो मुझे लगेगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको बताऊंगी, क्योंकि उस समय इस तरह टाइम भी बहुत ज़्यादा हम लोगों का चला जाता है। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट जो होता है, विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। तो किस चीज़ पर आधारित है? वो उसके प्रभाव पर आधारित है। तो प्रभाव जो है विज्ञापन संचार के कार्य पर आधारित है। प्रसार कार्यकर्ता जो सूचना वाहक है, ठीक, फिर को संदेश देने से पूर्व विषय के बारे में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि उसके श्रोता किस प्रकार के संदेश चाहते हैं और किस विधि द्वारा उन्हें अधिक जानकारी दी जा सकती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। जो ये एड्स होते हैं, जो प्रमोशन होता है, वो संचार के किस कार्य पर, जब तक कि उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा उसी पर ये आधारित होता है। फिर उसके बाद है आप प्रश्न है, प्रतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य 1.8 था और 3 टिकटों का मूल्य 5.4 होगा। तो तीन टिकटों का कुल मूल्य क्या होगा? तो उसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, तो 1.8 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा 5.4। यहाँ पर ये करेक्ट होता है। मुदालियर कमेटी 1916 में कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की? अब पहली बात तो मुदालियर कमेटी जो थी वो कब आई है? सबसे पहले जो आयोग आया आपका राधा कृष्णन है, वो आपका 48 में आया। जैसे ही हमारे देश में आज़ादी हुई, सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग आया और उसके बाद 1952 ये मुदालियर कमेटी आई, जिसने क्या, इसके जो हेड थे उनका क्या नाम था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है। और इन्हीं की अध्यक्षता में सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता थी? स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। पूछा जा सकता है आपसे। तो मुदालियर कमेटी जो थी, इसी ने 1962 में 4000 की जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की थी। सॉरी, 4000 नहीं, 40,000 की जनसंख्या पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। सबसे खतरनाक विष होता है, सबसे खतरनाक विष वो होता है जो कि मस्तिष्क एवं तंत्रिकाओं पर आपके प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, परिचारिका के रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? रोगी के अतिरिक्त किसका अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? जैसे आपने देखा ना कि कोविड में जो मरीज़ की देखभाल कर रहा था, उसको सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना था। अगर नहीं रखेंगे तो हम खुद इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो हम कैसे बीमार को देख पाएंगे? पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है। पट्टियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर आपका त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियों में। कौन सी? त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियों में, मतलब 3 कोने वाली और फिर उसके बाद गोल लिपटी पट्टियाँ हम लोगों ने इस तरह की पट्टियाँ देखी हैं। ठीक, फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा डाटा सेट में 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है? 2 बराबर हिस्सों में किसको विभाजित किया जाता है? मीन, मोड, मीडियन, काई स्क्वायर।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है, क्या होता है, मीडियन। मीडियन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। अच्छा, मीन तो हमारा एवरेज हो जाता है। मोड क्या होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है, ठीक है। इसका वो जो वर्ड है ला मोडा, जहाँ पर क्या होती है, आवृत्ति, जहाँ पर भीड़ एक साथ इकट्ठा हो जाती है, वो क्या है, मोड है, ठीक। और मीडियन मतलब कि मध्यिका, जो मध्यिका जो है वो उसको क्या, तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, क्योंकि बीच से वहाँ पे अलग वो करती है दो चीज़ों को, मतलब एक चीज़ को अलग अलग 2 हिस्सों में बांट देती है। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है? ग्राम पंचायत, सहायक समूह, महिला मंडल, जिला परिषद। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये है, इसमें आपका ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ठीक है, दोनों पंचायती राज के त्रिस्तरीय सिस्टम ढांचे के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। तो यहाँ कूट दिया हुआ है, तो कूट में पहला और चौथा यहाँ पर ये करेक्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया। कब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया? मैंने आपको बताया था ना, NRHM, ठीक, NRHM, और इसकी स्थापना ही बताई होगी। अब आपको मेरे ख्याल से आपको आंसर याद आ गया होगा कि जो ये है वो ये आपका 12 अप्रैल सन 2005 को की गई। NRHM की स्थापना 12 अप्रैल सन 2005 को की गई, ठीक। फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि से अधिक होती है, कितने से अधिक होती है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं? तो 130 से 140, 100 से 110 और 135 से 147, 200, ये सब तो होता नहीं है। जो 130 से 140 के ऊपर के जो बालक होते हैं उनको हम किसकी कैटेगरी में, गिफ्टेड चाइल्ड की कैटेगरी में, प्रतिभाशाली की कैटेगरी में उनको रखते हैं। और सूची 1 को 2 से, ज्ञान में बदलाव, अभिवृत्ति में बदलाव, विश्वास में बदलाव और कौशल में बदलाव। तो ज्ञान में बदलाव, इसमें क्या होगा, लोग क्या जानते हैं। अभिवृत्ति में बदलाव, ठीक है, उनके एटीट्यूड्स में जो उनका बदलाव आता है, तो उनकी क्या है, कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया, ओके। विश्वास में बदलाव, विश्वास में कैसे बदलाव उनका आएगा, उनका विश्वास में बदलाव आएगा जब वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उनको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा। कौशल में बदलाव, जब कार्य को करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौशल में अपने आप बदलाव हो जाता है। जितना कार्यकर्ता काम को करता है उसमें उतना बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो RDA वाले क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग में रह गए थे उसको भी, और हाँ, ये जो है मॉर्फिन वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, उसका जो सही वर्ड था, देखिए हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, और क्योंकि इतना ज़्यादा रहता है, लोड रहता है कि थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो उसमें मॉर्फिन लिखा हुआ था और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और मैंने मॉर्फिन तो एक मादक पदार्थ है ही जो कि अफीम में पाया जाता है, ये तो मैंने सही बताया। लेकिन वहाँ जो प्रश्न था उसका ये मतलब था कि यहाँ से आपका लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से मतलब था। इससे पहले वाला आप प्रैक्टिस सेट आप देख लें, प्रैक्टिस सेट 12, उसमें क्या आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें मॉर्फीम एक शब्द आया। क्या मॉर्फीम शब्द आया है? उसका अर्थ है शब्द, मतलब वहाँ पे होता है सबसे छोटी इकाई पूछा था, तो सबसे लघुत्तम रूप, जैसे शब्द है मॉर्फीम्स किसको कहते हैं, जैसे हम कहें कि एडोरेबल, या फिर हम कह दें पोर्टेबल, ठीक है, तो बच्चा उसको बोलेगा तो तोड़ के बोलेगा पोर्ट एबल, मतलब कई भागों में बांट दिया। कंफर्ट एबल, या और भी ज़्यादा तोड़ सकता है कई भागों में। तो ये सबसे छोटी इकाई जो है वो मॉर्फीम्स हैं। हाँ, तो ये लिंग्विस्टिक में आपके आता है, मतलब भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता, भाषा के विकास के अंतर्गत आता है, जिसमें लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का उसमें अध्ययन ही होता है, ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है, उसी के अंतर्गत उसी में आता है। उसमें आपका क्या क्या था उसमें, अब मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। सिंटैक्स मतलब सेंटेंस को बनाना उसी के अंतर्गत आता है, और साथ ही साथ में जैसे इशारों की जो बातें होती हैं वो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो मॉर्फीम उसका करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ मैं आपको भी RDA वाले क्वेश्चन बताऊंगी, तो मैंने यहाँ ऊपर मैच कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लें। और इसमें यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट होता है। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा
संबंधी दोष क्या हैं? गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और धीरे धीरे बोलना। क्या नहीं है? नहीं को पकड़ना है हमको, धीरे धीरे बोलना कोई दोष नहीं है। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? तो मतलब कितनी एज में बालक होते हैं जब उनमें ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है? तो वो कौन से है? 3 से 4 वर्ष के बालक है जब ईर्ष्या उनमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुक्रम विशेषताएं, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया, उसकी मानसिक स्थिति। तो जो ये है आपका, उसमें करेक्ट आंसर होता है उसकी मानसिक स्थिति। शारीरिक स्थिति, वंशानुक्रम और सामाजिक अंतःक्रिया। प्रारंभिक सामाजिक विकास की मतलब अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा रहेगा तो उसका हर तरह से सारा उसका डेवलप। मानसिक स्थिति जितनी अच्छी होगी उतना ही बढ़िया उसका मानसिक विकास होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, बालक के अपने पालनकर्ता के संबंध में मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धि एवं विकास का, स्वभाव का, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो किसका किसका? संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन दोनों का अपने पालनकर्ता के संबंध में मतलब जिस तरह से वो रहता है, इमोशनल टच में रहता है और बुद्धि, इन दोनों को, ये दोनों ही निर्धारक होते हैं। अगला प्रश्न है, ORS का पूरा नाम क्या है? तो ORS का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है। क्या नाम है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है। और ये जानते हैं ना कि एक शरीर में जब पानी की कमी होती है तो ये एक घोलक है और इसको दिया जाता है। किस उम्र में के बच्चे के लिए नवजात शब्द को प्रयुक्त किया जाता है? 6 सप्ताह से 1 वर्ष, जन्म से 4 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है नवजात शब्द का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है जन्म से 2 वर्ष तक। शिशु शब्द आमतौर पर 1 वर्ष से कम की उम्र के छोटे बच्चों के लिए लगाया जाता है। हालांकि परिभाषाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। 2 वर्ष तक के बच्चे शामिल हो सकते हैं। जब एक मानव बच्चा चलना सीखता है तो इसकी बजाय बच्चा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें क्या, ये वर्ड्स पर निर्भर करती हैं। और वैसे जो शैशवावस्था का है वो कायदे से अगर देखा जाए तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक ही होती है। तो उसी चीज़ की बात यहाँ पर हो रही है, उसी को इन्होंने नवजात के अंतर्गत कह दिया है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पताल में, इनमें से सभी। तो जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए या का प्रसूति केंद्र भी, प्रसूति गृह भी और प्रसूति अस्पताल, इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा। जब जाइगोट तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था, बार बार कहते हैं फैलोपियन ट्यूब में जब क्या हो जाता है, गर्भाशय ठहर जाता है तो वही क्या होता है, एक्टोपिक गर्भावस्था होती है। अच्छा, कहाँ पे ये होता है? ये जो ये आपका जाइगोट क्या है, मतलब कि ये मेल और फीमेल का निषेचन से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है। तो ये जाइगोट क्या एक सिंगल सेल होती है और ये क्या जब इसको कहाँ स्थापित होना चाहिए, इसका आरोपण कहाँ होना चाहिए, गर्भाशय में होना चाहिए, हमारे यूट्रस में होना चाहिए। यूट्रस में ना हो करके ये क्या फैलोपियन ट्यूब में ही इसका ये वहीं पर पे रुक जाता है या वहीं पर ठहर जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्टोपिक गर्भावस्था कहलाती है। गर्भकालीन अवस्था, गर्भाधान के जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, 30 दिन से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो जो गर्भकालीन अवस्था है वो कब की है, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था है। और नर में FSH कोशिकाओं को कौन उद्दीप्त करता है? ये प्रश्न देखिए इस तरह से आ जाता है और इतना बता दिया है कि आप भूलेंगे नहीं इसको, बार बार वही प्रश्न आता है कि FSH सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं उनको स्टिमुलस कौन करता है? तो उनको फॉलिकल जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका निर्माण अग्रप्रियूष ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है इसमें आपका FSH, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है, सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है। और ये क्या करता है, उद्दीप्त करता है जिससे शुक्र जनन प्रभावित होते हैं। FSH की अनुपस्थिति में शुक्र जनन संभव नहीं होता है, मतलब शुक्राणु नहीं उसका जनन नहीं होता है। ठीक।
फिर अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक ने जन्मक्रम, जब उद्दीपन वाला आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, FSH, ठीक है, F आपका और S और H में अगर स्टिमुलस की बात करेगा तो सर्टेली, आपकी सर्टोली कोशिकाएं उसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। अगला क्या है, मनोवैज्ञानिक के जन्म क्रम में मनोविज्ञान का वर्णन किया है। जन्म क्रम में मतलब कि जैसा स्टेजेस में। ठीक है, फ्रॉयड, एडलर, युंग और एरिक्सन। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके फ्रॉयड महोदय हैं, फ्रॉयड ने क्या जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। ठीक, कौन सा, जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किसने किया है, फ्रॉयड महोदय ने किया है। अगला प्रश्न, G.W. आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति के सिद्धांत को कहा जाता है। आलपोर्ट ने किसका, शील गुण का सिद्धांत, प्रकार का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो जो G.W. आलपोर्ट हैं उन्होंने किसका व्यक्तित्व के सिद्धांत में शील गुण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आलपोर्ट का क्या है, शील गुण का सिद्धांत। मेरे पास थोड़ा मैटर है आपका, कुछ है मनोवैज्ञानिक और उनका बनाया हुआ सिद्धांत, तो उसको मैं आपको शेयर करूँगी। सूची 1 को 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो जो आपके यहाँ पे भी देखिए आपको 4 लोगों का पता ही चल जाएगा। तो अगर हम सिगमंड फ्रायड की बात करें तो फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो जाता है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है, और आपके वायगोत्स्की हैं उनका सोशियो कल्चर थ्योरी है, और एरिक्सन महोदय जो हैं उनकी मनोसामाजिक थ्योरी है। तो ये साइकोसेक्सुअल है, ये आपकी मनोसामाजिक है, और ये कौन सी है, सामाजिक सांस्कृतिक है, और ये संज्ञानात्मक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसको आप देख लें। फिर विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, यौना अवस्था में। तो जो ये विकास की गति है वो सबसे तेज कब होती है, ये होती है आपके उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व नहीं, उत्तर बाल्यावस्था में विकास की गति सबसे तेज होती है। और कब से कब तक की होती है उत्तर बाल्य, 2 से 6 वर्ष की पूर्व बाल्यावस्था, और आपकी 6 से 12 वर्ष के 11-12 वर्ष तक की आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है, और उसमें विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। अगला प्रश्न है, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। मनोवैज्ञानिक अवस्था की बात की है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है मनोवैज्ञानिक अवस्था कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। कौन सा कथन असत्य है, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, विकास एक अविराम प्रक्रिया है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक है, तो विकास असत्य की पूछ रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हाँ होता है। और फिर उसके बाद ये जो है विकास एक अविराम, हाँ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं, ये भी सही। विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, तो विकास केवल परिपक्वता का परिणाम नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपका 27 का ए यहाँ पर करेक्ट होता है। विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। तो यहाँ पर आपकी प्रगति के लिए विकास का जो प्रेरण विकास है वो शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। ठीक है, तो ये प्रेरण मतलब मोटर, जो मोटर डेवलपमेंट है का अर्थ है शरीर की गतियों के, मोटर से शब्द से ही पता चलता है कि थोड़ी सी गति की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है। टॉडलर 6 से 12 माह, 8 से 24 महीने, 12 से 36 महीने और 24 से 48 महीने। तो टॉडलर जो अवस्था है वो किसको कही जाती है, ये बाल्यावस्था को कही जाती है, और यहाँ इसका करेक्ट आंसर होता है 24 से 48 माह। ठीक, और बाल विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि यह अवस्था शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था टॉडलर की बात यहाँ पर कर रहा है, तो टॉडलर 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है।
किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है? निबंधात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, व्यवहारात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। मूल्यांकन का जो सामान्य अर्थ मूल्य का आंकना है। ठीक, तो मूल्य को क्या करना है? आंकना है। और इवैल्यूएशन हिंदी का ही रूपांतरण है। इवैल्यूएशन का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द वॉल्सियर से हुआ है, जिसका अर्थ है टू बी स्ट्रॉन्ग और वैलिएंट है। वस्तुनिष्ठ टेस्ट की परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनका मूल्यांकन क्या आसान और विश्वसनीय दोनों होता है। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है और विकास का यह नियम क्या कहलाता है? तो मस्तकाधोमुखी। ठीक है, मतलब सर से लेकर के पैर तक वाला जो है मस्ताधोन्मुखी, और निकट दूर वाला आप जान गए हैं क्या? केंद्र से परिधि की ओर। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक, वार्तालाप, सोच, एकांकीपन और दयालुता। तो यहाँ पर भाई डर किससे बढ़ जाए? जब अकेला रहेगा छोटे बच्चे तो क्या वो डरते हैं? आप सभी जानते हैं कि अगर टॉयलेट भी जाएंगे तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, 2 मिनट के लिए भी अकेले नहीं रहना चाहते हैं। किस वैज्ञानिकों के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के अनुसार है? तो हम सभी जानते हैं वो कौन है? जॉन लॉक हैं। फिर उसके बाद अगला है शिक्षा का अर्थ यह नहीं लोगों को वह बताया जाए जो वो नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें इस तरह व्यवहार करना सिखाया जिस तरह वे नहीं करते। ये किसने कहा है? केल्सेंडी, पी.आर. सिन्हा, जॉन डीवी और रस्किन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है कि आपके रस्किन महोदय ने ऐसा कहा है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान दीजिए कि यह जरूरी नहीं कि उनको यह बताया जाए जो वो नहीं जानते। शिक्षा जो उस तरह व्यवहार करना सिखाएं जिस तरह से वो नहीं करते। और शिक्षा क्या है? शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास कार्यक्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये जो है आपका मैंने बताया था आपको कि इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई है। कब? 4 जुलाई 1975 में। ऐसा डेट भी आपको कंफर्म हो जाएगी। और जो ये NIPCCD है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, तो इसका फुल फॉर्म भी आप नोट कर लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर अगला है आपका वो मारथंडम योजना प्रारंभ की गई। इसका मैंने नोट्स भी आपको शेयर किया, मेरे टेलीग्राम पे है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा वो जा करके देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी वहाँ पर हैं। और यहाँ पर मारथंडम योजना जो है वो 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा दी गई। हाँ, और यहाँ पर क्या हुआ था? जो कि ये कि ग्रामोत्थान की योजना है। अगला है एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बच्चों के लिए कार्यरत है। तो उसमें ये जो सामाजिक संस्था है भाई वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी CSWB। कौन सी है? CSWB। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1953 में की गई। कब की गई है? अगस्त 1953 में की गई है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। और यह एक अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्था है जिनका संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है और इनका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण कार्यक्रमों के संचालन करने और उन्नति बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार के सहयोग देना है। फिर उसके बाद अगला है अर्राक आंदोलन व शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया? तो आंध्रा में किया गया। ठीक है, और ये शराब विरोधी आंदोलन था। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है किस पर? साक्षरता पर, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास पर, उपयुक्त सभी पर। तो जो आपका प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है वो किसी भी चीज पे नहीं है, वो किस पे है? आपका साक्षरता पर, मतलब अक्षर का ज्ञान होना। ठीक, साक्षरता पर, इस पर निर्भर करता है। उपयुक्त सभी मत कराइएगा। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग मतलब प्रमुख है? तो हम सभी लोग उनको जानते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं तुरंत बता देंगे वो कौन है? ANM, सहायक नर्स मिडवाइफ। ठीक है, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में ANM का बहुत सहयोग है और बच्चों के स्वास्थ्य तथा निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा बाल रक्षा
परीक्षा केंद्र खोले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपका गांव में फल संरक्षण प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होता है। तो वहां पर किस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, वहां पर आपके विधि प्रदर्शन का प्रयोग होता है। मतलब कि किस तरह से आप फल को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है जनसंपर्क के क्या क्या माध्यम है। तो गृह भेंट, जैसे घर पे जाकर के हम किसी से भेंट कर रहे हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, वो तो हमारे व्यक्तिगत संपर्क के ही अंतर्गत आएगा। दूरदर्शन क्या है, बड़ा संपर्क है तो जनसंपर्क है। संगोष्ठी क्या है, ये एक मिनट, व्यक्तिगत, अच्छा जो परिणाम प्रदर्शन है वो संगोष्ठी भी आपके जनसंपर्क के अंतर्गत आएगी। संगोष्ठी किसके अंतर्गत, जनसंपर्क के अंतर्गत आएगा। और परिणाम प्रदर्शन जो है वो व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रुप के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जब भी हम डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, तब उनके लिए डिमॉन्स्ट्रेशन होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। प्रश्न था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा डी वाला। ठीक, वह व्यक्ति जो परिचालन में संप्रेषण की प्रक्रिया आरंभ करता है वो क्या कहलाता है। तो जो परिचालन की मतलब वो आरंभ करता है किसी भी कार्य को, संप्रेषण की प्रक्रिया को, तो वो क्या कहलाता है, वो संप्रेषक कहलाता है, मतलब कि सेंडर कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। तो जो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं वो क्या कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं, लोगों की आवश्यकता को समझने में, उपयुक्त विधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में, और उपरोक्त सभी। तो ये सारे काम करते हैं, तो इसीलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होता है। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किसके द्वारा किया जा सकता है, शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं का समावेश होता है। तो जो ये ब्लूम की बात यहाँ पर की गई है, तो अभी मैं बताती हूँ क्या क्या यहाँ पर है। क्या है, विश्लेषण, संश्लेषण, बोध, याददाश्त, अवरोधन। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, अब यहाँ पे कूट दिया हुआ है। तो अगर आप ब्लूम का देखेंगे तो वहाँ पे विश्लेषण, संश्लेषण भी है। सबसे पहले क्या है, ज्ञान है, बोध है ना, तो यहाँ पर सी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद रिमेंबर, अवरोधन, ये सब नहीं है। ठीक है, याददाश्त भी नहीं है, अवरोधन भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह बल्कि सबसे पहले क्या है, ज्ञान, और सबसे निचला स्तर यही है। ठीक, फिर निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है, लाल, पीला, नारंगी, नीला। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं तो आपको फ्री के नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक रंग है, प्राथमिक रंग आपका यहाँ पर नारंगी जो है वो क्या है, आपका द्वितीयक रंग है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, और द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, 2 प्राथमिक रंग मिला करके द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को कहते हैं, जिसमें गद्दे लगे हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ड्राइव, मेज, कुर्सी, अपहोस्ट्री। तो उसको हम क्या कहते हैं, अपहोस्ट्री कहते हैं। ओके, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रख सकते हैं, कब, पानी में थोड़ी नमक मिला डालकर। ठीक है, उसको हम ताज़ा रख सकते हैं। पदार्थ के स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है, संरचना, भ्रम, प्रभाव और वस्तु। तो जो कोई पदार्थ है उसकी जो आपको जैसे हम छूते हैं पता चलता है कैसा है, खुरदुरा है, हल्का है, मतलब। तो यहाँ जब आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे ना तो इसका टेक्सचर होगा। मैं भी हिंदी देख के काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ और सोचती हूँ क्या इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसलिए मतलब कभी कभी भ्रम उत्पन्न, एक तरफ का इल्यूज़न उत्पन्न हो जाता है कि सही आंसर क्या है। तो स्पर्श की अगर बात करता है तो टेक्सचर, आप इंग्लिश की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, टेक्सचर लिखा हुआ होगा। कमरे के में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, रंग के प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही नहीं है, आकर्षण केंद्र, सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग की पेंटिंग, तो यही बेवकूफ़ी वाला तरीका है और सब तो बढ़िया है। ठीक है, तो सफ़ेद पर क्रीम की पेंटिंग करेंगे तो क्या वो दिखेगा, अनुपात ये सब भी सही है, संतुलन भी है, रिदम भी सही है, देख लें आप इसको। और फिर उसके बाद यही डी वाला आपको कुछ उटपटांग सा लगता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करें। इलेक्ट्रॉनिक
उपकरणों की पहचान कैसे? बेलन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टोस्टर, कॉफ़ी फिल्टर, कपड़े धोने की मशीन, माइक्रोवेव ओवन, डिश वॉशर। तो इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं? तो कपड़े धोने वाली मशीन है, माइक्रोवेव है, ओवन है और डिश वॉशर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें क्या क्या है भाई? कपड़े धोने वाली मशीन है इसमें, और है डिश वॉशर है आपका, और माइक्रोवेव ओवन है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से चलने वाले सामान हैं। और वैसे टोस्टर भी अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया है और रोटी बनाने वाली मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक आ गई है। रोटी मेकर हम सभी के पास होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है चौथा, पांचवा, छठा। तो यहाँ पर कहाँ है ये? चौथा, पांचवा, छठा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर के वाष्प से दबाव और नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा वाल्व, निकास नली, रबर का छल्ला और वेट। तो यहाँ पर जो आपका सेफ्टी वाल्व होता है, इसका दबाव को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है, वो क्या कहलाता है? ये आपका आइलैंड किचन कहलाता है। ठीक है, तो आपका ए सही होता है। और हाँ, अगर रसोई घर के बारे में अगर प्रश्न में आ जाए और अगर आइलैंड रसोई घर हो, किचन हो, तो यही सबसे अच्छा किचन होता है। यू आकार का किचन आप नहीं लगाएंगे तब। ठीक है, अगर आइलैंड किचन नहीं है तो फिर आप यू आकार के लगाएंगे। आइलैंड किचन क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर आपकी कुकिंग रेंज होती है और सारा सामान आपका प्लेटफॉर्म यहीं पर होता है, और इधर से आप हर जगह से आकर के वहाँ पर अपना काम कर लेते हैं। उसी को हम आइलैंड किचन कहते हैं और ये सबसे अच्छा माना जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पाथवे चार्ट जो है वो कार्य सरलीकरण, हाँ। सेवानिवृत्त कार्य पूर्णता है, हाँ। तो यहाँ पर जो सेवानिवृत्त है उसको मानसिक थकान बोल दिए, इसीलिए क्या होता है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। और फिर उसके बाद बोर्डम थकान है, ये और किस तरह की थकान है? ये आपकी मानसिक थकान के अंतर्गत आती है। आयोजन, प्रबंध, प्रक्रिया। ठीक है, तो ये सब सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है, यही आपका सुमेलित नहीं होता है। अगला है प्रश्न, आदमियों द्वारा नतीजे पाना, यह इसका विवरण है। किसका है भाई? ये प्रशिक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका मैनेजमेंट है। आदमियों द्वारा नतीजे पाना मतलब कि जो भी पर्सन्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके द्वारा अच्छे रिजल्ट मिलना, वो क्या हो, किसका है? ये अच्छे प्रबंधन का गुण है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है कि विचारपूर्वक आप किसी भी व्यवस्था को करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। यह किसने माना था कि संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं? तो ये किसने है? ये डगलस नॉर्थ ने माना कि संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। करेक्ट आंसर ये है। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका कब प्रारंभ हुआ? 1952 में ही प्रारंभ हुआ। ठीक, फिर निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन से विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है? तो ग्राफ है, पैम्फलेट है, पाठ्य पुस्तक है और कठपुतली है। तो दृश्य, ये आप क्या कर रहा है? दृश्य श्रव्य सामग्री। तो वर्ड्स को आप पकड़ेंगे तो दृश्य श्रव्य सामग्री में आपका क्या हो जाता है? कठपुतली। ठीक, तो कठपुतली का प्रयोग हर जगह किया जा सकता है। बचत का प्रमुख प्रयोजन, भविष्य में आवश्यकता, आकस्मिक व्यय, मनोरंजन के लिए, विलासता के लिए, विलासात्मक और सुख की प्राप्ति के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बचत है ये आपकी भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए की जाती है। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों का उपलब्ध वह आय इसमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं? प्रत्यक्ष आय है कि अप्रत्यक्ष आय है, धन की आय है, या फिर आपकी इसमें अभौतिक आय है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कि भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। ठीक, तो ये जो इसमें आपकी शामिल है वो उसमें है आपका अप्रत्यक्ष आय।
ठीक है। तो ये इसमें आपकी इनडायरेक्ट इनकम जो है उसके अंतर्गत आती हैं, मतलब जो भी सर्विसेज आपको अपने नौकरी के दौरान मिलती है पैसे का उपयोग किए बिना, जिसमें आपको पैसा नहीं आपने मतलब खर्च किया, पैसा नहीं खर्च किया है और उसके अलावा उसको आपको सर्विसेज मिल रही है। जैसे हम घर पे रह रहे हैं और जैसे सारे लोग हैं तो घर क्या है, घर के लिए हमें अलग से पे नहीं करना पड़ता है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और सर्विसेज भी इसी के अंतर्गत आती हैं, जब बना बनाया खाना आपको मिल रहा है, कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं, तो ये सर्विसेज भी इनके अंतर्गत आ जाती है, तो वो अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। समस्या की व्याख्या करना, विकल्प चुनना, वैकल्पिक समाधान। तो मैं आपको यहाँ पर सही क्रम बता दे रही हूँ, वही आप उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की व्याख्या करेंगे, तो ये पहला स्टेप हो गया। फिर वैकल्पिक समाधानों का प्रयास करना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया आपका। फिर विकल्पों पर विचार करना, ये तीसरा हो गया। और फिर उसके बाद विकल्प को हम क्या करेंगे, चुन लेंगे और फिर निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेना, और ये लास्ट स्टेप हो गया। तो आई बी जहाँ लास्ट में होगा वही करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी में आई वी लास्ट में है, तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाता है। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। आयोजना, स्वीकार करना, कार्य करना, चुनना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आयोजन, आधारित कार्य योजना का निरूपण करना। पहले से ही कोई हमने प्लानिंग कर ली तो वो किसके अंतर्गत, आयोजन का के अंतर्गत आता है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना क्या कहलाता है, वो भी आपका क्या, आयोजन ही, प्लानिंग करना ही कहलाता है। फिर उसके बाद वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है, वो क्या है, वो प्रक्रिया जो दिशा प्रदान करती है, मतलब कि जो भी हम इच्छित परिणाम है उनको हम प्राप्त कर पाएँ। ठीक है। तो दिशा प्रदान करना कैसे हो जाएगा, नियंत्रण के द्वारा। जब आप नियंत्रण करेंगे तो व्यवस्थापन की प्रक्रिया में नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है, तथा व्यवस्थापन नियंत्रण व्यवस्थापन का कार्य होता है जिसमें वह कार्य की प्रगति का मूल्यांकन और नियमन करता है और अनुमानित परिणामों का वायदा करता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका नियंत्रण करेक्ट आंसर होता है। धुलाई वाला सोडा किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो धुलाई वाला सोडा है वो क्या, हमारी ग्रीस वाले हैं, चिकनाई, मोम, लिपस्टिक, उपयुक्त सभी। तो जो धुलाई वाला सोडा है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे चिकनाई वाले धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कितने नंबर की सुई लगानी चाहिए। तो साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में आपके 16 नंबर की सुई लगानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। छोटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत बार हो गया है और आंख बंद करके आप इसका आंसर कर सकते हैं, खड़ी रेखा वाली। इनमें से सही युग्म है, सही वाला कौन सा है आपका। ठीक है। तो पैठणी महाराष्ट्र और बालूचरी आपकी बनारस की है। बालूचरी कहाँ की है, बनारस की नहीं, ये कहाँ की है, मुर्शिदाबाद की। कहाँ की, मुर्शिदाबाद की। मैंने बताया था आपको, इसको नोट कर लें, मुर्शिदाबाद। और ब्रोकेड्स कहाँ का है, ब्रोकेड्स कहाँ, बनारस का है भाई, बंगाल का तो कांथा है, ब्रोकेड कहाँ का, बनारस का। और आपका कांजीवरम कर्नाटक का। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही खाली पैठणी महाराष्ट्र यही करेक्ट है, इसके अलावा सारा रॉन्ग है। ठीक, ए ऑप्शन सही होता है। फिर फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है मुद्रास्फीति और मंदी, जनसंख्या, आय, ऊपरी सभी। तो फैशन को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उनके अंतर्गत आय आती है। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं, तो उसको कशीदा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हाथ की छपाई की तकनीक नहीं है। डुप्लेक्स जो है वो हाथ की छपाई की तकनीक ही नहीं बल्कि रोलर प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। बुने हुए वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे निटेड जो है, धुलाई की, इस्त्री की, माड़ की, इनमें से कोई नहीं। तो जो बुने हुए वस्त्र होते हैं उसमें क्या होता है, एक मिनट
माड़ की उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पर फफूंद व कीड़े सबसे कम असर डालेंगे? वेजिटेबल, वनस्पतिक रेशे, जंतु रेशे, एनिमल रेशे, फिर रीजनरेटेड रेशे और सिंथेटिक रेशे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सिंथेटिक रेशे, क्योंकि वो मनचाहे रूप से बनाए जाते हैं और उस पर बहुत सारी क्या होती है, परिसज्जाएँ हुई होती हैं और वो क्या होता है, उससे उस पर फफूंदी या कीड़े नहीं लगते हैं। हेक्सामेथिलीन डाईअमीनो व एडिपिक एसिड किसका बहुलक है? इसका मतलब किसका पॉलीमर है? ये नायलॉन 6 का है, मतलब रॉ मटेरियल की बात करें। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है? गैर सेलुलोजिक मतलब वनस्पतिक नहीं है। आपका एसीटेट है, ट्राई एसीटेट है, रेयान है, नायलॉन है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर ए। जो नायलॉन है ये मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेलुलोजिक है। ठीक है, तो ये गैर सेलुलोजिक है। जो एसीटेट है, ये ट्राई एसीटेट है और रेयान है, ये रीजेनरेटेड फाइबर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नायलॉन की बात हम करते हैं तो वो क्या है, गैर सेलुलोजिक है और नायलॉन को ही हम क्या, मैजिकल फाइबर या जादुई रेशे के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अनानास के पौधों के किस अंग के कपड़े को बनाने का प्रयोग किया जाता है? तो भाई उसकी लीव्स का प्रयोग किया जाता है, पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनानास की पत्तियों से कौन से आपको जो वो तंतु प्राप्त होते हैं तो उसका नाम पिना है भाई, पिना है। और अबाका किसकी, बनाना लीफ से होते हैं। ठीक है, बनाना लीफ से अबाका और पिना किससे, पाइनएप्पल से। आप इसको याद रखें। लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लिनन कहाँ, फ्लैक्स से प्राप्त किया जाता है, नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, फ्लैक्स नामक। ठीक है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये पूछ रहा है अंडे और मछली को पकाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ब्राइलिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग, पोचिंग। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं अंडे को बॉयल करते हैं, तो स्टीमिंग और पोचिंग का जो है उसका अलग फंडा है। पोचिंग में क्या होता है, बॉयल्ड पानी को एक मतलब 85 डिग्री के करीब टेम्परेचर हो जाता है, तब उसके बाद क्या करते हैं, अंडे को फोड़ के उसी में डालते हैं और गर्म टेम्परेचर पे अंडा कोगुलेट हो जाता है। तो फिलहाल ये यहाँ पर फैट फ्री जब खाना होता है तब ये पोचिंग की विधि की जाती है। तो स्टीमिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, पहला है। आप उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए परीक्षणों को 2 में से मिलान कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिलान कर दे रहे हैं। रासायनिक यौगिक हैं, उसको जांच करने के लिए जो टेस्ट है और उस किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग होता है। तो जो आपका सबसे पहला है सेल्विनॉफ परीक्षण, वो आपका किसके अंतर्गत आता है, वो है आपका कीटो शुगर। ठीक है, और ओसेजन परीक्षण मतलब ओसोजन परीक्षण, ये आपका रिड्यूसिंग शुगर को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ज़ेंथोप्रोटीक परीक्षण, ये आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए है। और फिर माइक्रो जेल्डाल की बात आती है, आप हमेशा याद रखेंगे, प्रोटीन की मात्रा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एसिड वैल्यू जो है वो मुक्त वसीय अम्ल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ऐसे जो टेस्ट है और ये इनको करने के लिए ये कौन से रासायनिक यौगिक हैं। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है इसके अनुसार। फिर हीटिंग तकनीकी के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि का नाम बताइए। हीटिंग मतलब गर्म करके, तो ब्राइनिंग है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, लायोफिनाइलाइजेशन है और कैनिंग है। तो हम सभी कैनिंग और चीज़ें ना जाने तो लेकिन कैनिंग तो जानते ही हैं कि इससे क्या होता है, हीटिंग तकनीकी से ये काम होता है। बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं क्रॉसिंग एज, परिपक्वता, जरा चिकित्सा और टूट फूट। तो क्या हम कहते हैं, जरा चिकित्सा के नाम से जानते हैं। व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीतलन एवं प्रंकुचन दाब, मतलब ये कह रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, और कौन सा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो मैंने आपको कई बार बताया है 120/80 mm/Hg। ठीक है, Hg यहाँ पारे को दर्शाता है। 120/80 हम कहते हैं ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए। पेप्टिक अल्सर जो है उसका कारण क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण, सेवन की आदतें, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का स्तर, शारीरिक व्यायाम की कमी, या ये। तो यहाँ पे जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण है
इसी के कारण होता है। तो ये और क्या सेवन की आदतें, जिस तरह का खाना खाते हैं, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का स्तर, ये नहीं होगा, शारीरिक व्यायाम भी नहीं होगा और इसमें क्या होगा, पैतृक कारक भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो ये कह रहा है हेलिकोबैक्टर, ये पायलोरी बैक्टर, तो ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी, तो ये एक वायरस है जो कि क्या है, एक सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन इससे होता है, जिससे क्या होता है, पेट में सूजन आ जाती है और ये जो आंतें होती हैं उसके ऊपर जो श्लैष्मिक झिल्ली होती है वो क्या होती है, टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये पेट का सूजन होती है एक तरह की, और ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक क्या है, एक वायरस है, जिससे ये होता क्या, पेट में सूजन, पेट में दर्द रहता है, और ये होता किस कारण से है, दूषित पानी एवं भोजन से इस तरह का संक्रमण हो जाता है। सेवन की आदतें, बहुत मिर्च मसाले युक्त अगर खाना खाते हैं तब भी हो सकता है, और ये जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें, ये पेप्टिक अल्सर की बात यहाँ पर की गई है, तो ये तीनों चीज़ें इसका कारण होती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला, दूसरा और पांचवा, तो ये कहाँ है, पहला, दूसरा और पांचवा यहाँ पर सही होता है। तो जो पेप्टिक अल्सर होता है उसमें होता क्या है, आमाशय तथा पक्वाशय की श्लेष्मिक झिल्लियों में घाव हो जाते हैं। घाव के कारण कई छोटे छोटे परफोरेशंस मतलब छिद्र हो जाते हैं, अतः आमाशय की दीवारों की श्लेष्मिक झिल्लियां भी धीरे धीरे गलकर नष्ट होने लगती हैं। तो यही स्थिति क्या कहलाती है, पेप्टिक अल्सर की। तो हम क्या कहेंगे, आमाशय और पक्वाशय, इन दोनों चीज़ों को। रोग की अवस्था में आहार अवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है स्वादिष्ट भोजन देना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना, सामान्य पोषण को संतुलित करना। ठीक, तो यहाँ पर आपका यहाँ करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, स्वादिष्ट भोजन देना, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। पुराने व संगीन गुर्दा रोगों के मरीज को निम्न प्रकार का आहार देना चाहिए। कैसा आहार देना चाहिए, जो आप जानते हैं जिसको रीनल डिसऑर्डर मतलब डिजीज़ है, जैसे गुर्दे की जो जितनी भी डिजीज़ हो सकती हैं आपको, वो क्या है, उसमें प्रोटीन की कम से कम मात्रा दी जाती है सर, और कई वर्षों तक धीरे धीरे गुर्दे की कार्यक्षमता कम हो जाती है, तो इसे क्रोनिक किडनी बीमारी कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से न रोका जाए, क्योंकि यह कब्ज का कारण है या कीटोसिस का कारण है, संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि कार्बोज को पूरी तरह से अगर रोक देंगे तो ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। तो IDDM क्या है भाई, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, तो इसमें पूरी तरह से कार्बोज को रोका भी नहीं जाता, नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म, ये मतलब पूरा क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। मतलब दो तरह का डायबिटिक मेलाइटस होता है ना, एक इंसुलिन डिपेंडेंट होता है और दूसरे में क्या होता है, इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। 2 टाइप्स के होते हैं ना, तो उसी के अंतर्गत है ये। किस उम्र में BMR की दर कम हो जाती है, बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में। तो करेक्ट आंसर इज आपका डी, वृद्धा अवस्था में BMR क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बच्चे के आहार में अनुपूरक कभी कभी आ भी जाता है कि विपरीत चलता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है BMR कम होता चला जाता है। ठीक है, एज बढ़ती है तो BMR कम होता है, अपोजिट चलता है। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए, 12 महीने के पास, 6 महीने के आसपास, 4 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास। तो यहाँ करेक्ट आंसर होता है 6 महीने के आसपास। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत कितना है, तो 0.1% है। उस मछली का नाम बताइए जिससे गर्भावस्था के दौरान खाने की बीमारियों से पूरी तरह बचा जा। तो भाई जो ट्यूना मछली है, फ्रेश ट्यूना मछली आप ताज़ी खाएंगे तो फिर क्या होगा कि इसमें गर्भावस्था में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, अंडे, मूंगफली। तो हम सभी जानते हैं अंडे में अच्छी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है, वो भी उसके येलो पार्ट में, योक में। ठीक, निम्न के उत्पादन में खमीरीकरण का प्रयोग होता है, सॉस, वाइन, कोको पाउडर, मार्मलेड और चीज़। तो किसमें खमीरीकरण का प्रयोग होता है, हम सभी जानते हैं वाइन शराब बनाने में होता ही होता है।
ठीक है। फिर कोको पाउडर बनाने में भी खमीरीकरण की प्रक्रिया की जाती है, और चीज़ में तो है ही। तो 2, 3, 5 जहाँ पे होगा वही करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पानी के स्टरलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का, ब्लीचिंग का, सोडा और सेट्रिक एसिड का, इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है इनमें से सभी। सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद एक कॉलेज में जलपान गृह में निम्नलिखित तरह के आहार वितरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर किस तरह का? स्वयं लेने का, सेल्फ सर्विस। ठीक, जलपान गृह में वहाँ पर क्या होती है? सेल्फ सर्विस। वहाँ पर कोई वेटर नहीं लगा रहता आपको देने के लिए। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? तो हमारे शरीर का जो कुल भार है वो कितने प्रतिशत जल का बना हुआ है? वो 62% जल का बना हुआ है। ठीक, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। और पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है, और जल में ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन शरीर के संगठन में जल के गुणों पर आधारित होता है, इसलिए यह शरीर में 57 से 65% तक पाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना 65% क्या था, अगर दिया रहे तो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो 65 से 62 दिया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। ये पूछे कि जल मतलब कई चीज़ों को पूछता है, सबको मिला करके कितनी मात्रा होती है, तब 70% हो जाता है। तो यहाँ पर 65% हो रहा है। ठीक है, तो 57 से लेकर के 65% तक पाया जाता है। ठीक है, मानव स्वयं दिन भर में अनुमानतः अपने शरीर भार का लगभग 2% जल प्रयुक्त करता है। जितना हमारे शरीर का वेट है उतना ही क्या करते हैं, हम जल पीते हैं। और वैसे भी हमें कितना, कम से कम 4 लीटर जल डेली पीना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। मृत जल का अर्थ होता है, जो मृत जल कौन सा होता है? वो मृत जल जो साबुन के साथ झाग बनाने वाला होता है। विटामिन ए की कमी प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण क्या है? तो विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण क्या है? रतौंधी है। अगला है आपका वसा के पाचन क्रिया से करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? वसा। ठीक है, तो वसा की बात हो रही है, फैट की यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन सा एंजाइम है जिसकी वसा की पाचन क्रिया को करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं? तो ये आपका लाइपोलिटिक एंजाइम है। क्या है? लाइपोलिपिड्स की जहाँ पे बात होगी आप इस वर्ड को पकड़ के चलेंगे। आई होप कि आपका गलत नहीं होगा। तो इसे लाइपोलिटिक एंजाइम है जो वसा की पाचन क्रिया करता है। निम्न में से एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप बिल्कुल याद करके इसको रख लीजिए कि जो हमारा ये मिथियोनिन है वो सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड ये पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिथियोनिन अमीनो एसिड जिसमें सल्फर होता है, यह अधिकांशतः प्रोटीन और पोषण सारणी में पाया जाता है। अमीनो एसिड्स जीवन को तो बनाए रखते हैं, परंतु शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मिथियोनिन जो है ये क्या है? एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो इसमें दूध में सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत होता है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत दूध में सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे हम आपको कंपोजिशन दिखाते हैं दूध का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है CHO, ये क्या है आपका 4.9% है मिल्क में। ठीक है, 4.9%। फिर उसके बाद जो आपका वसा है, वसा मतलब फैट कितना है? फैट है 3.7%। प्रोटीन है आपका 3.5%। ठीक, प्रोटीन क्या है? 3.5%। फिर उसके बाद लवण जिसकी बात करें, हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स कितना है? 1.0%। फिर उसके बाद आपका आता है जल, और जल सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए क्या पाया जाता है तो जल पाया जाता है। ठीक है, और सबसे कम क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद 87.0%। ठीक, क्या 87.0% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बोल दूं, कार्बोहाइड्रेट 4.9%, आपका फैट या वसा 3.7%, प्रोटीन है आपका 3.5%, लवण है 1.0% व जल है आपका 87.0 पाया जाता है।
फिर अगला है आपका, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? वसा युक्त संतुलित आहार, गरिष्ठ प्रोटीन युक्त आहार, तो उसको क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है, इसको याद करिएगा। प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? सामुदायिक विचरण, परिशुद्धता आपका और जनसंख्या। तो विचरण करने, प्रतिचयन जो है विचरण प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से तने वाले तंतु नहीं हैं? तो लिनिन, जूट, हेम्प तने वाले तंतु हैं। कौन से हैं? लिनिन है आपके, जूट और हेम्प, ये कौन से? तने वाले तंतु हैं। और जो कापोक है वो वृक्ष के फल से प्राप्त होता है, फल से। और ठीक है, तो फल से क्या प्राप्त होता है? कापोक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कापोक जो है वो कपास से भी महीन एवं सूक्ष्म होता है और पर्याप्त चिकनाहट वाला होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है विलेयता परीक्षण, विदारक परीक्षण, दहन परीक्षण और माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। तो जो वस्त्र की पहचान का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कितना होता है? तो रेशम के कीड़े जो होते हैं उनका जीवन चक्र कितने दिनों का, इसमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 37 से 63 दिन। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको कितना, 37 से 63 दिन। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ मतलब आप कई जगह देखेंगे कि 45 से लेकर के 60 दिन का समय भी रहेगा अगर ऑप्शन में, तो आप वो भी करेक्ट लगाएंगे। ठीक, लो आप दिमाग में रखिए लगभग 2 महीने का समय, 1.5 से 2 महीने का समय, तो आपका गलत नहीं होगा कि जीवन चक्र। अच्छा, कितने होते हैं? क्या अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, 4 स्टेजेस होते हैं। एस्बेस्टस के तंतु कृत्रिम है, जानता हूँ, वनस्पति, खनिज तंतु, हम सभी जानते हैं खनिज तंतु। सोना, चांदी, एस्बेस्टस मिनरल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस सूती वस्तु को स्टार्च नहीं किया जाता है? कॉलर, टेबल मड, अंडरवियर और शर्ट। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको कि स्टार्च नहीं किया जाता है? तो इसमें अंडरवियर को स्टार्च नहीं किया जाता है। अजीब सा क्वेश्चन आ जाता है, अंडरवियर को स्टार्च नहीं किया जाता, उस पर मार लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अस्थि मृदुता खनिज की हीनता होती है। आयोडीन की, लौह तत्व की, कैल्शियम की, उपयुक्त सभी की। तो जो अस्थि मृदुता है मतलब कि हड्डियों का क्या होना? मुलायम होना, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियों का मुलायम होना। तो वहाँ कैल्शियम की कमी से शरीर में अस्थि मृदुता होती है। कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रोमलेशिया जो है वो कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें कि क्या होता है आपकी बोन्स क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी इन चीज़ों की होती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 60 से 70% का होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ये होता है। फिर अब हम लोग लगभग हमारा ये पूरा आपका होने वाला है। प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पत भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ के द्वारा क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं? तो इनके द्वारा आपको प्राप्त होता है उपयुक्त सभी। खनिज, लवण, वसा और प्रोटीन ये सभी प्राप्त होता है। स्टार्च क्या है? मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, मोम। तो जो स्टार्च है वो क्या है आपका? स्टार्च आपका पॉलीसैक्राइड है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत भी वो आते हैं, ये आपका पॉलीसैक्राइड है। इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? मतलब रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है, जब भी रक्त के स्राव को मतलब विरोधी का मतलब थक्का जमाना। ठीक, विटामिन के। निम्नलिखित में से खनिज तंतु में कौन सा है? खनिज तंतु की बात कर रहा है तो यहाँ पे एस्बेस्टास हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लास फाइबर तो नहीं होने वाला है और आपका नायलॉन भी नहीं होगा, सब कृत्रिम के अंतर्गत आएगा। एसीटेट आपका उसके अंतर्गत आ जाता है, आपके मैन मेड या
पुनर्निर्मित वाले में आ जाएगा और एस्बेस्टास करेक्ट आंसर। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, उपरोक्त सभी पर। तो ये मानसिक स्वास्थ्य बालक का सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे इन्वायरमेंट में, जैसे घर में उसका रहेगा वो, उसी प्रकार से उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है उसका विकास अच्छे से होगा। जबड़े दांत और होठों की विकृति का कारण क्या होता है? बड़बड़ाना और हकलाना, वाक स्खलन, अव्यवस्थित वाणी दोष और लिपसिंग मतलब तुतलाना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जबड़े दांत और होठ में इसमें क्या हो जाता है? उसमें करेक्ट आंसर हो जाता है क्लटरिंग, अव्यवस्थित वाणी दोष। प्रसार प्रशिक्षण प्रक्रिया के निम्न 5 चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे कूट भी दिया हुआ है और इसको सही क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ पे सही, सबसे पहले स्थिति एवं समस्या, उद्देश्य, समाधान, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद उद्देश्य का समाधान, फिर शिक्षण कार्य योजना, फिर उसके बाद मूल्यांकन। हमेशा मूल्यांकन के बाद क्या होता है? पुनर्विचार। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये और ये कहाँ मिलेगा हमें? ऑप्शन नंबर डी में। ओके। खेल कूद के मैदान व पार्क क्या है? भौतिक सुविधा, व्यक्तिगत सुविधा, सार्वजनिक सुविधा, मानवीय सुविधा। तो हम सभी जानते हैं क्या है ये? सार्वजनिक सुविधा। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कितने से कम होती है? तो जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो 80 से कम होती है। स्वच्छता, संरक्षण एवं जलापूर्ति किस कार्य से होती है? पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं? ये आपका पंचायत के कार्य हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, तो पंचायती राज की स्थापना हुई और किसके? उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। इसको आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। और जो त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली है वो किसके? बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर हुई और उसमें जो 3 स्तर में ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर तथा जिला स्तर, 3 प्रकार के स्तर भी हैं। कोशिका को ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं? आपको बहुत बार बताया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। PERT PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जो है ये इसकी बात कर रहा है, वो क्या है? ये कौन सा मॉडल है? तो ये है आपका ट्रॉपिकल मॉडल। इसको देख लीजिए आप, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। फिर DNA में उपस्थित होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया A और B दोनों गाल्गी उपकरण। तो यहाँ पर DNA में क्या? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों उपस्थित होता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। ये प्रैक्टिस सेट मैंने आपको मेहनत से बनाया। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, बिना लाइक किए ना जाएं, और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।